हाँ जी मित्रों की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ सो वेलकम 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 स्वागत है आप सबका टू दिस सेशन जहां हम डिस्कस करेंगे एक नहीं दो दो केस स्टडीज ऑफ योर चैप्टर नंबर 1। इवन यहां पे जो आईसीआई ने गड़बड़ कर रखी थी जिसको आईसीआई ने सुधार दिया है उसकी भी हम बात करके चलेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं सर केस स्टडी 1 पे और मैं आपको बता देता हूं इसी वीडियो के साथ हम ये भी सीखेंगे कि केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज को डील कैसे करके चलना है। तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है कि क्या हम पहले केस स्टडी पढ़ेंगे या क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन फिर जरूरत पड़ी तो हम केस स्टडी की तरफ चलेंगे। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गुरप्रीत, ओहो गुरप्रीत पाजी, क्या बात है। Gurpreet was of the view that audited financial statements are not a guarantee अगेंस्ट द प्रोबेबल रॉन्ग डूइंग्स इन द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ कंपनी। कहीं ना कहीं गुरप्रीत कहता है कि भाई साहब हम जब ऑडिट करते हैं तो हम गारंटी नहीं देते। यही बात शुभम सर ने भी सिखाई थी। ऑडिट का मतलब एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं होता, रीजनेबल अश्योरेंस होता है। तो ये कहता है व्हाट काइंड ऑफ अश्योरेंस डज द ऑडिट प्रोवाइड। तो हम सबको पता है ऑडिटर क्या देता है सर, रीजनेबल अश्योरेंस। अब रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब क्या सीखा था हमने? सीखा था रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब होता है इट इज अ हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस। जल्दी से एक बार अपने नोट्स पे आओ, देखो देखो क्या वो पेड़ है। हाँ सर, रीजनेबल एश्योरेंस का क्या मतलब है? बड़ा बड़ा लिखा है, इट इज अ हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। जहां पे लिखा है हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस यही आपका सही आंसर बन जाएगा। क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर। सेकंड थिंग, क्या कोई केस स्टडी पढ़ने की जरूरत पड़ी? नहीं सर। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। Rohit added that auditor can force an employee to provide him the required information and documents। आप मुझे बताओ, कभी भी ऑडिट में मैंने आपको कहा कि सामने वाले का गला पकड़ लो, सामने वाले की एकदम जान ही निकाल दो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए? नहीं सर, बड़ा ही सफिस्टिकेटेड काम है। आप इंप्लॉय से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। मैंने कहा क्या मतलब था? ऑडिटर को क्या चाहिए? आउ। आउ का क्या मतलब था? ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। बट इस सब में मैंने कभी नहीं कहा कि आप सामने वाले को फोर्स करोगे। तो एक बात है, आप मांग सकते हो इंफॉर्मेशन बट आप फोर्स नहीं कर सकते। तो क्या ऑप्शन ए और बी गलत हो गए? हाँ सर, ये गलत हो गए। अब सी और डी दोनों नो कहते हैं। अब देख तो क्या कहता है, ये कहता है नो ही कैन नॉट डू, ही कैन ओनली रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स बट इट कैन नॉट बी फोर्स्ड बाय हिम। सर ये तो बिल्कुल सही बात लग रही है। डी कहता है ही हैज नो राइट ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन। मैंने कहा भाड़ में जाओ। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाओ क्वेश्चन 3 पे। अली, माय नेम इज अली, सुन जरा मन चली। सर ये कौन सी फिल्म का गाना है? धूम नहीं देखी तुमने? धूम मचा ले। अली हैड लिसन्ड इन वन ऑफ द क्लासेस दैट ऑडिट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। हमने तो पिछले ही सेशन में ये बात की थी, जो हम स्कोप ऑफ ऑडिट वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। क्या ऑडिटर ऑल एस्पेक्ट्स कवर करता है या ओनली द एस्पेक्ट्स विच आर रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सर ओनली द एस्पेक्ट्स विच आर रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या अली गलत गलत पढ़ के आया है? हाँ सर, अली गलत गलत पढ़ के आया है। अली को वापस क्लासेस लगवाओ। मैंने कहा अली आ जाओ फास्ट ट्रैक बैच में या रेगुलर बैच में। अब इधर देखो गोरेटी, सर एक तो नाम भी पता नहीं कहां से लाए हैं। गोरेटी ऑल्सो सीम टू बी इन एग्रीमेंट विद हिम बट शी वॉज ऑफ द व्यू कि इसके अलावा ऑडिट शुड बी ऑर्गेनाइज टू कवर ऑल एरियाज ऑफ एंटिटी। मुझे अगेन बताओ, क्या हम एंटिटी के सारे एरियाज कवर करेंगे? ओनली द एरियाज अगेन विच आर रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर यहां पे भी इट शुड बी रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सारे बच्चे बताओ, क्या अली सही है? मैंने कहा नहीं, गलत है। गोरेटी सही है? गलत है। क्या दोनों सही है? जब दोनों ही गलत है। आंसर इज दोनों ही गलत है। तो थर्ड का आपका आंसर डी होना चाहिए। एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का सी, टू का सी, थर्ड का डी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन 4 पे। ऑल ऑफ देम ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग। हमने भी क्लास में पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट? पहली चीज ये कहता है ऑडिटिंग इज कनेक्टेड टू फ्यूचर इवेंट्स। ज्योतिषी थोड़ी है, ज्योतिषी थोड़ी है ये तो, बल्कि हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन थी कि हम फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ऑडिट इंफॉर्मेशन कैन बी रिलाइड अपॉन बाय यूजर्स। आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ बेनिफिट, दिस इज अवर इनहेरेंट लिमिटेशन कि हम फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स पे ओपिनियन नहीं दे सकते। ठीक है, बाकी तीनों कहीं ना कहीं आई थिंक बेनिफिट्स हैं। एरर और फ्रॉड्स मे बी डिस्कवर्ड, पक्का नहीं है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज को इसका फायदा होता है क्या कहते हैं, टैक्सेशन लाइबिलिटी कैलकुलेट करने में, या अगर उनको सामने वाले को क्या कहते हैं, क्या देते हैं वो, मैं जब रोहित शर्मा हो गया ठीक है, वो भी ऐसे बोलते हैं ना, वो का वो, जब वो लाइसेंसेस देते हैं तो इस सब में काम आता है। ठीक है सर। एंड लास्ट में कहता है डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। सो ऑब्वियस सी बात है, इन तीनों चीजों में ये हेल्प करके चलता है। अब आ जाओ क्वेश्चन 5। गोरेटी, Goretti told her friends that she had read a news report about how a company had misled its auditors by showing some fabricated document।
क्या आपको लास्ट क्लास याद है जब हमने स्कोप ऑफ ऑडिट कवर किया था, वो 10 मिनट वाली क्लास, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी जेन्युइननेस हम नहीं चेक कर सकते, दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑडिटर। आंसर इज यस। तो ये कहता है कि इसमें से बताओ सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है। पहला पॉइंट, इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर टू रिलाई ऑन द फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट। भाई रॉन्ग कैसे, हम क्या ही कर सकते थे, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, आपको बताना अप्रोप्रिएट क्या है। Although it was wrong on the part of auditor, he cannot do anything in this matter. He has to report on the basis of documents provided to him. He has no duty in this regard. भाई wrong तो नहीं है ऑडिटर के पार्ट पे, ठीक है। थर्ड थिंग, ऑडिटर हैज टू कंडक्ट द ऑडिट by exercising professional skill and judgment, ठीक है। He is not an expert to check the genuineness of document, ये बात भी सही है। Management consisting of dishonest persons may have led him to rely upon the fabricated document, ये ऑडिटर की साइड ले रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी मुझे सही लग रहा है। अगला कहता है मैनेजमेंट कैन नॉट मिसलीड द ऑडिटर ड्यू टू हाई लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। मैंने कहा था ऑडिटर की इस एरिया में एक्सपर्टीज नहीं है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाओ केस स्टडी 2 पे। सबसे पहले तो मुझे बताओ केस स्टडी 1 करके कैसा लगा, फटाफट। हाउ वाज केस स्टडी 1? मजा आया? यस सर। पानी के 2 घूंट लगाओ, चलो केस स्टडी 2 पे चलते हैं। अब देखो सर, केस स्टडी 2 में सबसे पहले आ जाओ इस पे, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका अधूरा है। सर आपको कैसे पता ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अधूरा है? मैंने आईसीआई की साइट खोली, ठीक है। मैंने आईसीआई की साइट खोली, बम बम बोले, दिल के राज खोले, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल खोले। जब आप जाओगे स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम पे, इंटरमीडिएट पे, इंग्लिश मीडियम, खुल जाओ भाई, खुल जाओ। अगर आप देखो यहाँ पे ना, इन्होंने ऑडिट का कोरिजोंडम दे रखा है, ठीक है। और इन्होंने बोला चैप्टर 1 की जो केस स्टडी है उसमें आपने चेंज करना है। तो ये चेंज क्या करना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे बता दिया। तो देखो क्या करना है, आप यहां पे लिखो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज इंगेज्ड सीएपी टू इशू अ ड्यूली साइंड रिपोर्ट फॉर हाफ ईयर एज रेफर्ड इन द लास्ट पैरा ऑफ केस स्टडी। तो बस आपने इसमें एक चीज ऐड करके चलनी है, एज रेफर्ड इन द लास्ट पैरा ऑफ केस स्टडी। तो ये कह रहा है बताओ कौन सा स्टैंडर्ड रेलिवेंट होगा। अब लास्ट पैरा में देखो क्या होता है, कंपनी क्या दे रही है सर, कंपनी आपको ट्रायल बैलेंस दे रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रही है, वो भी ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रिलिमिनरी फॉर्म में। साथ ही साथ आपको अकंपनिंग रिकॉर्ड्स दिए जा रहे हैं और आपको बोला जा रहा है कि हमको ड्यूली साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए विद अ रिपोर्ट फॉर म्यूचुअली एग्रीड प्रोफेशनल फीस। सारे बच्चे दिल पे हाथ रख के बताना मुझे, क्या आपको पका पकाया खाना दिया गया है या आपको खाना बनाने की सामग्री दी गई है? फटाफट बता दो। जिन बच्चों को सामग्री नहीं पता, मैं बोलता हूं इंग्रेडिएंट्स। जैसा तुम बोलोगे वैसा मैं मान लूंगा, बट तुमको बताना पड़ेगा। क्या तुमको पका पकाया खाना दिया गया कि तुमको एकदम फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दिए और बोला सीए साहब हमको इसका ऑडिट और रिव्यू करके दे दो, या तुमको सामग्री दी गई है, इंग्रेडिएंट्स दी गए हैं और बोला इससे हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दो? सर ध्यान से समझना, आपको सामग्री दी गई है, आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया, आपको ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए गए, आपको उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दिए गए ताकि आप ये कंपाइलेशन करके दो, आप चीजों को कंपाइल करके दो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस पे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग लगेगा? नहीं, आप ऑडिट तो नहीं कर रहे। क्या इसमें स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट लगेगा? नहीं सर, रिव्यू के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए थे, वो नहीं है। अब इसमें क्या कोई और अश्योरेंस एंगेजमेंट है? मैंने कहा नहीं। तो जब आप मैनेजमेंट के लिए चीजें कंपाइल कर रहे हो तो सर ये किस में जाएगा? रिलेटेड सर्विस में जाएगा। ये कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस में जाएगा, जिसके अंदर 2 प्रोसीजर आते हैं। अगर नहीं पता तो एक पोस्टेड स्लिप ले लो और उस पर लिख लो। एसआरएस में 2 सर्विसेज आती है सर। क्या? एक आती है कंपाइलेशन एंगेजमेंट, जिसमें आपको मैनेजमेंट सामग्री देती है और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देते हो। दूसरा आते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। क्या नाम बताया मैंने? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। सर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में क्या होता है? मैनेजमेंट ही आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है, मैनेजमेंट ही बोलती है कि आपको डेटर्स चेक करने हैं, और उन डेटर्स को चेक करने के जो प्रोसीजर्स हैं वो भी मैनेजमेंट बताती है। तो अगर ऐसी कोई एंगेजमेंट है जिसमें आप मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हो, उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल कर रहे हो, या फिर आप चीजों को चेक कर रहे हो उन्हीं के बताए प्रोसीजर्स के थ्रू, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस। तो सारे बच्चे बताओ इसमें क्या आएगा? क्या इसमें रिव्यू आएगा? मैंने कहा नहीं, रिव्यू तो नहीं आएगा।
क्या इसमें ऑडिट आएगा? आंसर इज नो, ऑडिट भी नहीं आएगा. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस. तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मेरे बहुत बच्चों का डाउट आ रहा था, तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा था मैं इसको कैसे कैटर करूं, क्योंकि मेरे को भी लग रहा था कहीं ना कहीं इसमें रिव्यू एंगेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि हाफ ईयरली इंफॉर्मेशन चेक हो रही है. बट अगर आप ध्यान से लास्ट पैरा पढ़ो तो लास्ट पैरा से आपको एक क्लैरिटी दी जा रही है कि आप चीजों को चेक नहीं कर रहे, आप मैनेजमेंट के लिए वो रिपोर्ट बना रहे हो और उसको साइन करके दे रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनके तैयार हो चुके हैं. ठीक है, एंड आई एम वेरी हैप्पी आईसीआई ने भी इस पे क्लैरिटी दे दी ताकि मैं भी आपको इस पे क्लैरिटी दे पाया. ठीक है सर. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन द गिवन केस सिचुएशन? देखो क्या कहता है, ये कहता है सीएपी कैन असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउएवर इशू ऑफ रिपोर्ट इज आउटसाइड हिज स्कोप. मैंने कहा नहीं, जब भी आप मैनेजमेंट को असिस्ट करते हो इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आप कंपाइलेशन वाली रिपोर्ट दे सकते हो, एंड दैट रिपोर्ट कैन एक्चुअली बी गिवन एज पर एसआरएस. जितना मुझे याद है 4410 के हिसाब से आप वो रिपोर्ट दे सकते हो. ठीक है, तो रिपोर्ट देना इज अलाउड, कोई दिक्कत की बात नहीं है. सेकेंड थिंग, ये कहता है यू कैन असिस्ट द मैनेजमेंट एंड यू कैन इशू अ ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट नहीं बाबा, कंपाइलेशन रिपोर्ट दोगे आप, ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे सकते. ठीक है सर. You can assist the management in preparation of financial statement and can issue a compilation report. ये सही है. So the right answer should be option number C. अब D देखते हैं. Responsibility for preparation of financial statement तो कंपनी की मैनेजमेंट की है. CAP cannot assist the management, he can issue a review report. देखो अगेन, हर कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर सकती है. हर कंपनी के पास ये चॉइस है कि वो किसी सीए फर्म से इंगेज करे और उनको बोले आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन में हेल्प करो, बिकॉज हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमको ये सब अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की एक्सपर्टीज है. सो डेफिनेटली आप एक सीए को इस चीज के लिए अपॉइंट कर सकते हो. मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उससे कम नहीं होती, दोनों मिलकर काम करते हैं. तो कंपाइलेशन एंगेजमेंट इज पॉसिबल, तो ये डी भी गलत हो जाता है. ठीक है, ठीक है सर. अब आता है क्वेश्चन नंबर 3. ये कहता है इस अबव सिनेरियो में अगेन व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट. कहता है SQC1 इज नॉट एप्लीकेबल एज CAP कैनॉट इशू ऑडिट रिपोर्ट. मैंने कहा नहीं. आप मुझे बताओ, जो SQC1 था, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1, उसका नाम क्या है सर? उसका मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स. अब वो फर्म कोई भी काम करे, वो फर्म चाहे ऑडिट करे, चाहे वो फर्म रिव्यू करे, चाहे वो फर्म कोई ऑडिट करे, रिव्यू करे, बाकी अश्योरेंस एंगेजमेंट करे जिसमें अपना ओपिनियन देना है, या वो बाकी रिलेटेड सर्विस दे, हमको फर्क नहीं पड़ता, SQC1 एप्लीकेबल रहता है. तो ये कहता है SQC1 इज नॉट एप्लीकेबल, SQC1 इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल. तो नॉट एप्लीकेबल वाले तो सारे हट गए. किस पे टिक करेंगे? मैंने कहा सी, SQC1 इज एप्लीकेबल ऑन सच टाइप ऑफ एंगेजमेंट. तो ये आपने एक शायद और नई चीज सीखी सर. क्या? SQC1 हर टाइप ऑफ एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल है. ऑडिट यस सर, रिव्यू यस सर, और कौन सा होता है? अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट यस सर, एंड लास्ट में हमारे पास बचा क्या? ये रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट जिसमें कंपाइलेशन और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर आते हैं, इसमें भी SQC1 एप्लीकेबल हो जाता है. क्लियर है बॉस? क्लियर है सर. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे. सारे बच्चे चैन की सांस अंदर एंड ब्रीथ आउट. अब देखो क्वेश्चन 4 क्या कहता है. बैंकर ऑफ कंपनी हैज ऑल्सो रिक्वेस्टेड फॉर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आपको पता है हमने प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की थी चैप्टर 1 में. हाँ सर. ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स इज रेलिवेंट इन सच सिचुएशन. तो सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना है? नहीं सर. तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग और स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट तो नहीं लगेंगे. तो जो बाकी स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट होते हैं, बाकी अश्योरेंस एंगेजमेंट वो इस पे एप्लीकेबल हो जाएंगे. तो रिव्यू तो नहीं लगेगा, और बाकी स्टैंडर्ड है तो नो स्टैंडर्ड भी नहीं है, रिलेटेड सर्विस भी नहीं है. रिलेटेड सर्विस में क्या क्या आए थे? कंपाइलेशन और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, तो ये भी नहीं है. एंड लास्ट में हमारे पास बचा स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट. तो दिस विल बी द राइट आंसर. क्लियर है? क्लियर है सर. एंड अब आता है क्वेश्चन नंबर 5. सपोज CAP ऑल्सो वर्क्स फॉर द इशूइंग ऑफ प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसमें ये सारी चीजें, प्रोजेक्टेड टर्नओवर पिछले अगले सालों का, एंड अभी का टर्नओवर है 25 करोड़. तो आप बताओ इस केस में मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है? क्या आप प्रोजेक्टेड डेटा की एरिथमेटिकल एक्यूरेसी देख सकते हो? नहीं सर, हम ज्योतिषी तो नहीं है. हम ज्योतिषी तो नहीं है तो इसकी एक्यूरेसी तो नहीं देख सकते, बट हम अजम्पशंस देख सकते हैं. तो हम कहीं ना कहीं रीजनेबलनेस ऑफ अजम्पशन तो देख सकते हैं बिटवीन द प्रोजेक्टेड टर्नओवर एंड इट्स कंसिस्टेंसी विद एक्चुअल. तो ये तो ठीक लग रहा है.
सी कहता है कि आपको एरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखनी पड़ेगी विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन, नहीं सर। एंड लास्ट पॉइंट कहता है रीजनेबलनेस ऑफ अजम्पशन तो देखो, साथ ही साथ डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन भी देखो। तो आप मुझे बताओ क्या अजम्पशंस बस रीजनेबल होनी चाहिए, या हमारे जो यूजर्स हैं जिनके लिए रिपोर्ट बनाई जा रही है उनको उस अजम्पशंस को हमें डिस्क्लोज भी करना चाहिए, प्रेजेंट भी करना चाहिए? सर तीनों चीजें होनी चाहिए, अजम्पशंस रीजनेबल भी होनी चाहिए, डिस्क्लोज भी होनी चाहिए, प्रेजेंट भी होनी चाहिए। अगर आप देखो तो यही बात आपके नोट्स में भी लिखी हुई है। क्या बात कर रहे हो सर? देखो यहां पे ये बात लिखी हुई है कि आपने देखना है अजम्पशंस आर रीजनेबल, ठीक है, प्लस साथ ही साथ आप इसमें क्या देखते थे सर? हम इसमें देखते थे दैट ये जो अजम्पशंस हैं दीज आर प्रॉपरली प्रेजेंटेड एंड दे आर एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड। क्या आपको ये बेसिक बात समझ आई? हाँ सर, यही बात हमने यहां पे सीखी भी थी सर। क्या कहीं ना कहीं assumption should be reasonable and they should be adequately presented and disclosed. So the right answer will be option number D. Got the point or not? Yes sir. तो ये दो केस स्टडीज थी जो कहीं ना कहीं पेंडिंग चल रही थी, सो आई थॉट ऑफ कवरिंग विद यू। मैं आपको अब एक छोटा सा एक समरी दे देता हूं ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। फटाफट देखो सर, दो तरह की एंगेजमेंट होती है हमारे पास। क्या? एक होती है अश्योरेंस, एक होती है नॉन अश्योरेंस। तुमको ना मजा आ जाएगा ये देख के। जो नॉन अश्योरेंस होती है उस पे बताओ कौन सा स्टैंडर्ड लगता है? सर इस पे लगता है स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस। क्या लगता है? स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस, जिसमें दो चीजें आ जाती है सर। क्या? एक तो कंपाइलेशन एंगेजमेंट, जिसमें आप मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, एंड साथ ही साथ इसमें कौन सा एंगेजमेंट आई थी? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, जिसमें जैसा मैनेजमेंट कहेगी वो प्रोसीजर्स करके हम उनको रिपोर्ट दे देंगे। मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसमें कोई अश्योरेंस देते हो? फटाफट बताना, क्या आप इसमें कोई अश्योरेंस देते हो? मैंने कहा नहीं, जो हमें काम दिया जाता है बस हम वो काम करके दे देते हैं, ठीक है सर। अब बात आती है अश्योरेंस एंगेजमेंट की। अब सर अश्योरेंस में आती हैं तीन चीजें। पहली जो दो चीजें हैं वो किसको लेके हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसको लेके? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब इसमें देखो आपकी जो अश्योरेंस है, क्या वो रीजनेबल अश्योरेंस है या वो लिमिटेड अश्योरेंस है? अगर तो रीजनेबल अश्योरेंस है, इसका नाम है ऑडिट, और इस पे लगते हैं क्या? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अगर ये लिमिटेड अश्योरेंस है तो इसका नाम क्या हुआ सर? इसका नाम हो गया रिव्यू, और इस पे लगेगा एसआरई, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ठीक है सर। अब अगर ये कोई अदर है, ये कोई अदर केस है सर। अदर केस का क्या मतलब है? कोई प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, कोई आपने एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने हैं, तो इसमें लगते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, जो बाकी कवर हो जाते हैं। तो बस यही बात आपने समझनी है। एक है ऐसे, एक है एसआरई, एक है स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, एंड एक है स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस। और इन सब में ही क्वालिटी होनी चाहिए, इन सब में ही प्रॉपर क्वालिटी होनी चाहिए। तो इन सब पे क्या लगता है? जल्दी से बताओ, इन सब पे क्या लगता है सर? इन सब पे लगता है आपका SQC1, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आई होप ये जो 18 मिनट्स का सेशन था जिसमें हमने दो केस स्टडीज कर ली और ये सारे एंगेजमेंट्स को डिस्कस किया, इससे आपको भरपूर प्रेम पूर्वक ढेर सारी क्लैरिटी आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो मित्रों।